हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 94। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अभी तक कहानी में हमने देखा था कि राणा ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर मेरी उस बिल्डिंग को कुछ भी हुआ ना सूर्य दीवान, तो मैं बर्बाद कर दूंगा। तो सूर्य ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझे बर्बाद तो तब करना राणा जब खुद को बचा सको। फिलहाल तुम्हारी औकात इस वक्त मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है। तभी एक तेज धमाका हुआ और उसी के साथ वह बिल्डिंग भर भर आती हुई गिर गई। उस धमाके की आवाज़ से अस्तव समझ गया कि यह धमाका उसी की बिल्डिंग का हुआ है, तो वह गुस्से में पागल होते हुए चिल्लाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया सूर्य दीवान। अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना, बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा, तुम्हारी मौत बनकर। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो सूर्य ने फ़ोन अधीर की तरफ उछालते हुए कहा, लगता है सच में सदमे से पागल हो गया। अभी तो दूसरा सदमा कैसे झेल पाएगा, उसका पता ही नहीं, कहीं सदमे में आकर सुसाइड ही ना कर ले। कहकर वो हंसने लगा। अब आगे। आज माही सुबह से ही काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था आज प्रोजेक्ट के बहाने वो एक बार फिर से रणवीर से मिल पाएगी। इसीलिए वो जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। अनीता जी ने जब माही को इतना खुश देखा तो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बच्चे, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो, आज कुछ खास है क्या। तो माही ने भी खुश होते हुए कहा, माँ आज से मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाली हूँ और उसका मेरा पहला दिन है, तो मुझे जल्दी से बेस्ट ऑफ लक बोलिए, ताकि मैं इस काम को अच्छी तरह से संभाल सकूं। अनीता जी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा मेरे बच्चों के साथ है, और देख लेना मेरी माही इस काम को बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। माही जल्दी से अनीता जी के गले लग गई और बाहर जाते हुए बोली, माँ बहुत देर हो रही है, मुझे मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना होगा। कहते हुए वह जल्दी से बाहर चली गई। माही ने ड्राइवर को दीवान मेंशन चलने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद माही की गाड़ी दीवान मेंशन में आकर रुकी और वो जल्दी से बाहर निकलते हुए अंदर की तरफ चली गई। माही जब अंदर हॉल में आई तो वहाँ मौजूद मेड ने पूछा, मैम आपको किससे मिलना है। माही ने कहा, मुझे रण। अचानक बोलते बोलते माही रुक गई और बात बदलते हुए बोली, वो मेरा मतलब है मुझे वह सूर्य दीवान से मिलना है। दरअसल हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में। तो मेड ने कहा, मैम सर तो कुछ देर पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो माही ने थोड़े मायूस होते हुए कहा, क्या वो ऑफिस के लिए चले गए, चलो ठीक है मैं ऑफिस चली जाती हूँ। फिर वो बाहर आई और गाड़ी में बैठते हुए बोली, ड्राइवर दीवान इंडस्ट्री ले चलो। ड्राइवर ने हामी सिर हिलाया और दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। दीवान इंडस्ट्री पहुंचकर माही ने रिसेप्शनिस्ट से सूर्य के केबिन के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने पोलाइटली माही से पूछा, मैम क्या आपने मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली हुई है। तो माही ने कहा, देखिए मैं कपूर RBR एम्पायर से आई हूँ और मेरा नाम मिसेस माही कपूर है। मैं और सूर्य दीवान दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में मुझे उनसे मिलना है। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ठीक है मैं सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। कहकर उसने एक नंबर डायल किया और वहाँ से फ़ोन उठाते ही कहा, सर आपसे मिलने मिसेस माही कपूर आई है, क्या मैं उन्हें आपके केबिन में भेज दूँ। सामने से जवाब मिलते ही उसे रिसीवर रख दिया और कहा, आप ऊपर जा सकती हैं, उनका केबिन टॉप फ्लोर पर है। तो माही ने हामी सिर हिलाया और जल्दी से लिफ्ट से होती हुई पड़ गई। कुछ ही मिनट में माही टॉप फ्लोर पर पहुंच गई और वो इस वक्त सूर्य के केबिन के सामने ही खड़ी थी। उसने एक दो बार डोर नॉक किया पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो वो सीधा डोर ओपन करके अंदर चली गई। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। सामने सूर्य की गोद में एक खूबसूरत सी मॉडल कपड़े पहने लड़की बैठी हुई थी, जो बड़ी ही सेडेक्टिव वॉइस में उसके चेहरे पर अपनी अंगुलियां फेर रही थी। सामने का नज़ारा देखकर माही के हाथ में पकड़ी हुई फाइल नीचे गिर गई। वो एकदम से फ्रीज होकर उन्हें देख रही थी। तभी उसके कानों में उसी लड़की की गुस्से से भरी आवाज़ आई, तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं है क्या, डोर नॉक करके नहीं आ सकती थी। सूर्य ने उस लड़की के गाल अपनी अंगुलियों से सहलाते हुए कहा, बेबी तुम अभी यहाँ से जाओ, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है जो मुझसे मिलने के लिए आई है। मिलने की तड़प इतनी ज़्यादा थी कि मेरे आंसर का वेट भी नहीं किया। कहते हुए वो माही की तरफ देखने लगा। वहीं माही अभी भी सदमे से सामने देख रही थी। उसका दिमाग इस वक्त एकदम ब्लैंक हो गया था। वो लड़की बड़ी अदा से सूर्य की गोद से उठी और कहा, आज रात में तुम्हारे रूम में इंतजार करूंगी, मुझे ज़्यादा वेट मत कराना, पता है ना मुझे तुम्हारा इंतजार करना पसंद नहीं है। कहकर वो लड़की जैसे ही वहाँ से जाने लगी, पर जाते जाते कुछ पल के लिए माही के बगल में ही खड़ी हो गई। माही ने जलती हुई नज़रों से उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की तिरछी स्माइल के साथ उसे देखकर मुस्कुराई और फिर रूम से बाहर चली गई। माही गुस्से से, दर्द से और तकलीफ से बहुत मुश्किल से इतना ही बोल पाई, रणवीर ये सब क्या है। माही के मुंह से रणवीर सुनकर सूर्य अपनी चेयर से चिल्लाते हुए खड़ा हुआ। शट अप माही, कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा रणवीर नहीं हूँ, तो क्यों तुम बार बार मुझे इस नाम से बुलाती हो। शौर्य की इतनी तेज चिल्लाने से माही एकदम से सहम गई। वो रुआसी आवाज़ में बोली, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो रणवीर, तुम तो सिर्फ मेरे हो ना, बल्कि मैं तो तुम्हारा साथ ही तो दे रही हूँ ना। मैंने तो यह कहा ना कि मैं कभी तुम्हारी पहचान दुनिया के सामने नहीं आने दूंगी, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। क्यों रणवीर, क्यों तुम बार बार मेरे दिल में अपने लिए नफरत पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, उसने क्यों कहा कि वो तुम्हारे रूम में रोने की वजह से माही बोल भी नहीं पा रही थी। सूर्य उसके पास आया और उसकी बाहें पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी ही है, अब पूरी दुनिया जानती है कि सूर्य दीवान कैसा है। अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं क्या करता हूँ
क्यों करता हूँ, किसके लिए करता हूँ, इसका जवाब देना मैं तुम्हें ज़रूरी नहीं समझता। माही सूर्य के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं रणवीर, मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मत करो। तुम ही मेरे रणवीर हो, तुम उस लड़की को अपनी गोद में कैसे बिठा सकते हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम हमेशा मेरे बनकर रहोगे, फिर तुम उस लड़की के करीब कैसे जा सकते हो? बोलो बोलो ना। माही की बात सुनकर शौर्य ने अपनी पकड़ उस पर और भी कस ली और सेडेक्टिव तरीके से उसकी बाहों को सहलाते हुए बोला, वो तो लगता है पति की जुदाई तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैंने तुम्हें ऑफर किया था ना कि जब जब तुम्हें अपने पति की कमी महसूस होने लगे तो तुम मेरे पास आ सकती हो। फिर उसके कान के करीब झुकते हुए, और मैं तुम्हारे पति की कमी जरूर पूरी करूंगा। कहो तो अभी इसी वक्त रूम में सूर्य की माही के गले की तरफ अपना सिर झुकाए उसे महक लेते हुए कहा। वहीं सूर्य की ऐसी बातें सुनकर माही के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। उसने गुस्से में सूर्य के सीने पर हाथ रखा और खुद से दूर कर दिया। उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे सामने बार बार सूर्य दीवान बनने का नाटक बंद करो। और दूसरी बात, हमेशा याद रखना, मैं किसी सूर्य दीवान को खुद को छूने तो क्या अपने करीब भी नहीं आने दूंगी। और मेरे सामने जो ये तुम किसी लड़की के करीब जाने का नाटक कर रहे हो ना रणवीर, इसका जवाब तो तुम्हें बाद में जरूर देना पड़ेगा। कहते हुए माही ने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और कहा, यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे पास ना आऊं? तो नहीं आऊंगी, लेकिन तुम भी किसी और लड़के को अपने करीब आने नहीं दोगे, वरना। कहते हुए माही ने एक जुनून के साथ उसकी आंखों में घूरा, जिसे देखकर कुछ पल के लिए तो सूर्य दीवान भी हैरान रह गया। उसने थोड़े नरम लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम जिस काम के लिए यहाँ आई थी, हमें वो काम करना चाहिए। माही ने भी खुद को शांत किया और चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गई। सूर्य ने फर्श पर गिरी फाइल को उठाया और उसे लेकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। उसने फाइल देखते से पहले माही की तरफ देखा। माही का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था और एक उदासी सी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। माही का मूड अभी भी बहुत खराब था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी महसूस कर रही थी। सूर्य ने पानी का गिलास उसके आगे बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पी लो, थोड़ा बेटर फील करोगी। माही ने एक नज़र सूर्य की तरफ देखा और चुपचाप उसे हाथ से पानी का गिलास ले लिया। पानी पीते ही माही को थोड़ा बेटर फील हुआ। उसने गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, तुम फाइल की सारी डिटेल देखने के बाद साइन कर देना और फाइल भिजवा देना, मैं अभी जा रही हूँ। दरअसल माही सुबह जितनी ज़्यादा उत्साह और उमंग से यहाँ आई थी, अब वो कहीं खो सा गया था। इस वक्त उसे बहुत रोना आ रहा था, पर वो सूर्य के सामने रोना नहीं चाहती थी। बात करते हुए कि उसकी आवाज़ काफ़ी रुंधली हुई थी, जिससे सूर्य अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। अब वो सूर्य की तरफ देख भी नहीं रही थी। सूर्य माही के चेहरे से साफ देख पा रहा था कि वो इस वक्त ठीक नहीं है। माही यहाँ और नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए वो खड़ी हुई और जैसे ही रूम से बाहर जाने के लिए उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वो गिरती, उसे पहले सूर्य ने के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे स्टोरी में, क्यों सूर्य माही के सामने नहीं आ रहा, ये तो थोड़ा सा सस्पेंस है, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। माही एक रूम में बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। कुछ देर बाद उसे धीरे धीरे होश आया तो उसने खुद को एक रूम में पाया। माही ने अपने सिर पर हाथ रखा और उठकर बैठ गई और पूरे रूम को देखने लगी। कुछ देर बाद उसे याद आया कि वो तो सूर्य के केबिन में ही थी, जब वो वहां से जाने के लिए उठी थी तभी उसे चक्कर आ गए थे। वो खुद को अनजान जगह पाकर थोड़ा घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ कैसे आई। दरअसल वो रूम एक सीक्रेट रूम था जो सूर्य के केबिन में ही मौजूद था। माही जब बेहोश हुई थी तो सूर्य ने ही उसे गिरने से पहले थाम लिया था और उसे अपनी गोद में उठाकर इस रूम में ले आया था। काफ़ी देर तक वो माही के बगल में ही बैठा रहा था और उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। भले ही उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन मौजूद नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें काफ़ी कुछ बयां कर रही थी। उसे बार बार माही का आंसू से भीगा हुआ चेहरा और उसके सीने से लगकर रोना याद आ रहा था, जिसे याद कर उसके दिल में बेचैनी हो रही थी। खुद को अनजान रूप में पाकर माही खुद से ही बोली, ये कौन सी जगह है, कहाँ मैं किसी मुसीबत पे तो नहीं फंस गई, मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। सोचकर माही जैसे ही बेड से उतरने लगी तभी उसकी नज़र डोर की तरफ गई। शौर्य अपने हाथ में एक ट्रे पकड़े हुए अंदर आ रहा था। उसने जब माही की तरफ देखा, जो बेड से उतरकर खड़ी हुई थी, उसे ही देख रही थी, तो उसने उस ट्रे को टेबल पर रखते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, शायद तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया है, इस वजह से तुम्हें चक्कर आ गए हैं। सूर्य को देखकर माही को कहीं ना कहीं थोड़ी सेफ फील हो रहा था। वहीं जब उसने सूर्य की बात सुनी तो उसे याद आया कि वाकई में सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और शायद यही रीजन था कि उसे चक्कर आ गए थे। माही ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, पर मैं ठीक हूँ, मैं अपने ऑफिस में जाकर कुछ खा लूंगी। कहकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, सूर्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, जिद करना बंद करो, चुपचाप बैठकर कुछ खा लो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ दूंगा। वैसे भी मैंने तुम्हें तुम्हारे ड्राइवर को जाने के लिए कह दिया है। माही ने हैरानी से सूर्य की तरफ देखा और कहा, मिस्टर दीवान, मेरी इतना चिंता करने की वजह जान सकती हूँ मैं? शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, मैं तुम्हारी नहीं, अपने बिजनेस की चिंता कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल इतने बड़े प्रोजेक्ट में तुम मेरी पार्टनर हो, अब तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो प्रोजेक्ट में देरी तो होगी ना, और इससे मेरा भी लॉस होगा, और एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं अपनी लॉस किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो अब बातें बंद करो और कुछ खा लो। माही ने हैरानी से सूर्य की तरफ देखा, ये इंसान क्या मुझे बेवकूफ़ समझता है, अपनी बातों में घुमा कर मुझसे अपनी बात मनवा लेगा। लेकिन माही को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी, इसलिए उसने अब सूर्य को से कोई भी बहस करने का ना सोचकर चुपचाप जूस का गिलास उठाया और उसे पीने लगी। शौर्य ने जब देखा कि माही उसकी बात
अब मान रही है तो उसने भी एक राहत की सांस ली। उसने सामने ही सोफे पर बैठ गया और वह माही को देखते हुए कुछ सोच रहा था। उसके फेस पर इस वक्त किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, इसीलिए कोई भी ये नहीं जान सकता था कि शौर्य के दिमाग में क्या चल रहा है। माही ने जूस का खाली गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। कहकर माही अपनी जगह से खड़ी हो गई और शौर्य ने भी खड़े होते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो माही ने कहा, मिस्टर दीवान, मैं खुद से भी जा सकती हूँ, आपको इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शौर्य ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें खुद ऑफिस छोड़ कर आऊँगा तो तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? माही ने चिढ़ते हुए कहा, जिद मैं नहीं कर रही, जिद आप कर रहे हैं। शौर्य ने कुछ पल माही को घूर कर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकल गया। माही पहले तो हैरान नजरों से शौर्य की तरफ देख रही थी, फिर चुपचाप उसके साथ चलने हुए मन ही मन बोली, तुम दुनिया के सामने भले ही शौर्य दीवान बनने का नाटक करो ना करो रणवीर, लेकिन अपनी माही से कुछ नहीं छुपा सकते हो, ना तुम्हारे इन हाथों की छुअन और ना ही तुम्हारा ये हक जताने का अंदाज। पर मैं भी माही रणवीर राय कपूर हूँ, तुम्हारे मुंह से ही सारा सच ना निकलवाया ना तो मैं भी तुम्हारी माही नहीं। आखिर इतने साल तुम्हारे साथ रही हूँ, कुछ तो अपना तुम्हारा असर होगा ही ना मुझ पर। सोचते हुए माही की फेस पर स्माइल आ गई। शौर्य ने उसे फ्रंट सीट पर बैठाया और खुद गाड़ी की दूसरी तरफ आकर बैठ गया और तिरछी नजरों से माही को देखते हुए कहा, मेरी इस कंसेशन का कुछ और मतलब मत निकाल लेना। कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी, पर वह ये बात कहते हुए भूल गया कि जाने अनजाने में वो माही को कहीं ना कहीं सफाई दे रहा था। माही ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम ये सब सिर्फ अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो। कहते हुए माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और विंडो से बाहर देखने लगी और उसके चेहरे पर भी स्माइल थी। वो मन ही मन बोली, मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे सच में कितने दिनों तक चुप सकते हो। RBR अंपायर की बिल्डिंग के बाहर शौर्य ने अपनी गाड़ी रोक दी। माही ने बिना शौर्य की तरफ देखे ही कहा, थैंक यू मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। कहकर वो गाड़ी से बाहर चली गई। शौर्य उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो कि उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। माही के जाते ही शौर्य ने जैसे अपनी गाड़ी की स्टार्ट की, उसकी नज़र सामने की तरफ जाते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने फ़ोन पर एक मैसेज टाइप करके किसी को सेंड किया और उसके बाद फ़ोन को वापस अपनी पॉकेट में रखकर वहाँ से एक गाड़ी ड्राइव कर निकल गया। रात का वक्त था। आधी रात के वक्त एक सुनसान इलाके में कुछ लोग अधमरी हालत में जमीन पर पड़े हुए कर्रा रहे थे। वहाँ इलाका बहुत ही सुनसान और डरावना नजर आ रहा था। रोशनी के नाम पर वहाँ सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी ही मौजूद थी। वहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिनकी हेडलाइट की रोशनी वहाँ के इलाके को थोड़ी बहुत उजाला कर रही थी। उस इलाके में उन जख्मी आदमियों की दर्द से भरी कराहें गूंज रही थी, जिसमें अब शायद चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। एक शख्स जिसके हाथ में एक भारी सा हथियार, लोहे का हथियार था, वो देखने में एक बड़े से लोहे के हथौड़े की तरह लग रहा था। वो अपने हर एक कदम के साथ उसे घसीटते हुए उन लोगों के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। इस वक्त उनकी आंखें उन आदमियों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शेर अपने शिकार को देख रहा हो। उस शख्स का चेहरा इस वक्त पसीने से तरबतर था और उसके हाथ इस वक्त खून से भीगे हुए थे। उसके कपड़ों पर काफ़ी सारी मात्रा में खून लगा हुआ था, पर वह खून उस शख्स का नहीं था बल्कि उन आदमियों का था जो इस वक्त अधमरी हालत में नीचे ज़मीन पर करा रहे थे। पर उनकी इस हालत का जिम्मेदार पूरी तरह से वह शख्स नहीं था। वहीं पास में ही 2 लोग और खड़े हुए थे। उसके पीछे से आ रही लाइट की रोशनी की वजह से उनका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उनकी एक परछाई ही नजर आ रही थी। वो लोग थोड़ा सा और आगे आए, अब जाकर पूरी तरह से वो नजर आने लगे। उसके चेहरे के भी एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और पूरी तरह से उन लोगों को घूर रहे थे। उसमें से एक शख्स था वेदांत राठौर और दूसरा था रुद्र राय कपूर। उन दोनों के कपड़ों पर भी इस वक्त खून लगा हुआ था। उसके चेहरे भी पसीने से पूरी तरह से भीगे हुए थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहे थे। इस वक्त अगर कोई उन तीनों को इस हालत में देख ले तो उन्हें नरक से आए हुए देवता ही समझे। वो शख्स जो उस जमीन पर पड़े हुए थे, लोगों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उन्हें बुरी तरह से घूर रहा था, वो अपने घुटनों मोड़कर पंजों के बल उसके पास ही बैठ गया और अपना एक हाथ उसके अपने एक घुटने पर रखा और एक आदमी को घूरते हुए कहा, मरना तो तुम्हें वैसे भी है, बस इतना बता दो कि एक आसान मौत लोगे या फिर तड़पते हुए मरना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हो शायद एक ही बार में तुम्हारा काम तमाम हो जाए, वरना मेरे पास दूसरा तरीका भी है। तो मैं मरने तो नहीं दूंगा, पर तड़पाऊंगा पूरी तरह से कि तुम खुद से गिड़गिड़ाकर अपनी मौत की भीख मांगोगे। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, हमें कुछ भी नहीं पता है, बस हम तो उनका पीछा कर रहे थे, बाकी हम कुछ भी नहीं जानते कि हमें ऑर्डर कहाँ से दिया गया था। हमारे पास तो सिर्फ फ़ोन आता है, वो भी ऑर्डर देने के लिए, और हम उसका ऑर्डर फॉलो करते हैं। उसकी बात सुनकर उस शख्स ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे जानते नहीं हो? वाकई में वह जमीनी आदमी उस शख्स को नहीं जानता था, क्योंकि उसका चेहरा इस वक्त नजर नहीं आ रहा था। उस शख्स की बात सुनकर रुद्र और वेदांत दोनों ने ही एक डबल स्माइल के साथ एक दूसरे को देखा। वहीं वो जमीनी आदमी अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, देखो, हमें मारने से या तड़पाने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम वाकई में कुछ नहीं जानते। दरअसल उस आदमी को भी नहीं पता था कि उसके सामने ये बैठा हुआ शख्स जो इस वक्त बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था, वो आखिर में है कौन। कुछ ही देर तक उस शख्स ने उस आदमी को बुरी तरह से घूरा और फिर उसके हाथ धीरे से अपने चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा, और जैसे ही उसके अपने फेस के ब्लैक मास्क को हटाया तो उस आदमी की आंखें डर से एकदम फैल गई। वही जो आदमी इस वक्त फर्श पर पड़े हुए थे, वो भी अपना दर्द भूलकर पीछे की तरफ खिसकने लगे। भला इस शख्स को कौन नहीं जानता था, जो इस काली दुनिया का सबसे क्रूर इंसान था, जो अपने दुश्मनों को
क्रूरलिटी के साथ मौत की घाट उतार देता था। उस सब के मुंह से हैरानी के साथ एक साथ निकला रणवीर राय कपूर। लो तो दोस्तों, मैंने आप सबकी विश पूरी कर दी। रणवीर इज बैक। अब आपको कहानी में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी आसमान से बिजली चमकने लगी और उस बिजली की चमक से रणवीर का वो चेहरा, जिस पर इस वक्त खून की छींटे नजर आ रहे थे, और भी ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। हाँ, वो रणवीर राय कपूर ही था, जिसकी आंखों में इस वक्त उन सभी को अपनी मौत नजर आ रही थी। उन सभी की आंखों में बस डर अब खौफ में बदल गया था। इस खौफ की वजह से उन सब की जुबान पर ताला लगा दिया था। रणवीर उन सभी के डर से पीले पड़े चेहरे को देखकर शैतानी हंसी हंसने लगा। वो वापस खड़ा हुआ और कहा, तो क्या अभी भी तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताने वाले? कहते हुए रणवीर उस लोहे के हथौड़े नुमा हथियार को जमीन पर टेप कर रहा था, जिससे वहां पर माहौल एक अजीब से डर को पैदा करने वाली ध्वनि से गूंज रहा था। अब तो उन लोगों को रहम की भी कोई उम्मीद ना रही थी। वो सभी मन ही मन ये मान बैठे थे कि अब उनकी मौत निश्चित है, लेकिन उन्होंने आसान मौत तो नहीं मिलने वाली, ये भी तय था। रणवीर जैसे उन सबके मन में चल रहे विचारों को अच्छे से जान गया था। उसने अपनी गहरी आवाज में एक बार फिर कहा, मेरे 3 गिनने तक अगर तुम लोगों ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मुझे सेकंड ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। और जानते हो ना वो सेकंड ऑप्शन क्या है? तो अपनी बेहतरी के लिए अच्छा है कि 3 गिनने से पहले ही मुझे सारे सवालों के जवाब दो और फर्स्ट ऑप्शन को चुन लो, मतलब एक झटके में एक आसान मौत। कहते के साथ ही रणवीर ने काउंटिंग करना शुरू कर दिया। 1 2। रणवीर काउंटिंग पूरी कर पाता उससे पहले ही वो आदमी अपनी कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, हाँ, हम सब बताएंगे। मैं सब इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जितना मुझे पता है मैं सब तुम्हें बता दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर रणवीर के फेस पर एक विनिंग स्माइल आ गई। रुद्र और वेदांत वो दोनों भी रणवीर को देखकर मुस्कुराए। रणवीर ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस हथियार को छोड़ दिया और अपनी पॉकेट में सिगरेट निकालकर उसे सुलगा ली। फिर उसका एक कस लेने के बाद बोला, चलो शुरू हो जाओ। मुझे बताओ कि तुम्हें वहाँ किसने भेजा था और कब से तुम उसका पीछा कर रहे हो, और वो सब भी जो तुम जानते हो। रणवीर गाड़ी से टिक कर खड़ा हुआ था और सिगरेट की कस ले रहा था। वहीं वो आदमी अपनी कांपती हुई आवाज़ में धीरे धीरे करके उन्हें सब बता रहा था। अपनी बात खत्म होने के बाद उस आदमी ने कहा, बस हमें इतना ही पता है, इसके आगे हमें कुछ भी नहीं जानते कि आगे की उसकी प्लानिंग क्या है। रणवीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को पॉज पर फेंका और उसे जूते से रगड़ते हुए कहा, तो इसका मतलब अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहने के साथ ही उसने रुद्र और वेदांत की तरफ देखा। वह दोनों ही उसका इशारा समझ गए। अब तीनों ही के फेस पर एक खतरनाक वाली स्माइल थी। कुछ ही सेकंड के भीतर वो पूरा इलाका उन लोगों की दर्द भरी चीखों से गूंज उठा। कुछ देर बाद उन सभी जख्मी लोगों की लाशें इस वक्त जमीन पर पड़ी हुई थी। रणवीर ने के आदमी उन सभी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए वहां पहुंच गए थे। कुछ ही देर में वो लोग उन लाशों को उठाकर ले गए। रुद्र, रणवीर और वेदांत तीनों ही अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर पहले ही वहां से निकल गए थे। रात का वक्त था। एक बड़े से रूम में जहां रोशनी के नाम पर सिर्फ चांद की चांदनी थी जो पूरे रूम में फैली हुई थी, उसी रूम की बड़ी सी ग्लास डोर के सामने एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का शख्स बड़े से ग्लास के डोर के सामने बाहर की तरफ फेस किए हुए खड़ा था। इस वक्त उसके सिर्फ एक ब्लैक लोअर पहना हुआ था और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से न्यूड थी। उसका कसा हुआ गठीला शरीर, फीके हुए बाल जिसमें से अभी भी कुछ पानी की बूंदें टपक रही थी, और कुछ बाल उसके फोरहेड को कवर कर रहे थे। वो गहरी आंखें जिसमें बस इमोशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहे थे। वो इस वक्त बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम था। उसकी बैक पर जो देखने में काफ़ी हार्ड और मस्कुलर नजर आ रही थी, उस पर बना ईगल वाला टैटू, कुल मिलाकर उसका ये लुक कहर ढा रहा था। उसने अपना एक हाथ ग्लास वॉल पर टिकाया हुआ था और दूसरे हाथ में उसने वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था। उसने वाइन का एक सिप लिया और फिर कुछ सोचते हुए उस गिलास को राउंड राउंड घुमाने लगा। फिर वो मुड़ा और आकर एक सिंगल अपार्टमेंट सोफे पर बैठ गया। उसने सामने लैपटॉप पर एक रूम की लाइव वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर उस शख्स की आंखों के एक्सप्रेशन बदल गए और उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। कपूर मेंशन माही शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त उसके नाइट सूट पहना हुआ था और उसके बाल भी भीगे हुए थे। वो टॉवल से अपने बालों को सुखा रही थी। आज उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, था तो सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रणवीर की तस्वीर की तरफ गई, उसका गुस्सा पहले से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसे वो सीन याद आ गया जब वो लड़की रणवीर की गोद में बैठी हुई थी और उसे बहुत ज़्यादा करीब थी। यह सोचते ही माही की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसके चेहरे पर गोरा रंग अब बदल कर लाल होने लगा। उसने टॉवल को साइड में लापरवाही से फेंक दिया और आकर रणवीर की तस्वीर के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। वो उसकी उस तस्वीर में रणवीर की आंखों में देखते हुए कह रही थी जैसे वह रणवीर को ही देख रही हो। कुछ देर चुप रहने के बाद माही ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी उस लड़की को अपनी गोद में बिठाने की? तुमने उसे खुद से दूर क्यों नहीं धकेल दिया था? मुझे पता है कि तुमने ये हरकत मुझे खुद से दूर रखने के लिए की थी, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। छोड़ूंगी तो नहीं तुम्हें रणवीर। रॉय कपूर। माही अब गुस्से में अपना आसपास कुछ ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका मन कर रहा था कि वो एक बार वास उठाकर खींचकर इस तस्वीर पर दे मारे, लेकिन वो ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर पड़े हुए कुशन पर गई। उसने एक एक कर सभी कुशन उठाकर तस्वीर पर फेंकना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, बहुत शौक है ना मुझे परेशान करने का, इस बार तुम्हारी सारी हदें पार कर दी है।
रणवीर, मन तो कर रहा है अपने ही हाथों से तुम्हारी जान ले लूं, पर प्यार करती हूँ ना, इसलिए ऐसा कर नहीं सकती। फिर अपनी आंखों से बहते आंसू दोनों हाथों से साफ कर रुंधी आवाज में बोली, लेकिन तुम्हें सजा तो मैं पूरी तरह से दूंगी। 3 महीने गुजारे हैं मैंने, 3 महीने वो भी तुम्हारे बिना। पूरी दुनिया मुझे ताने देती रही, मुझे सुनाती रही, अकेले रात भर रोती हूँ मैं। तुम वहाँ सॉरी दीवार बने घूम रहे थे। तुम्हें तो मैं बताऊंगी कि माही रणवीर रॉय कपूर है क्या। अपनी बीवी को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो। जब सारे कुशन माही ने रणवीर की तस्वीर पर फेंक दिए तब माही को थोड़ा बेटर फील हुआ। वो जाकर सामने सोफे पर बैठ गई, लेकिन अभी भी वो गुस्से से रणवीर की तस्वीर को घूर रही थी। माही इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि दूर किसी कमरे में कोई उसकी सारी हरकतों को देख रहा है और उसकी इस हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो शख्स कोई और नहीं रणवीर ही था, जो अपने रूम में बैठा हुआ माही की लाइव देख रहा था। रणवीर ने एक बार फिर वाइन का सिप लिया और ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, जान, कितना गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। आई नो, ये गुस्सा जायज भी है। फिर एक तिरछी स्माइल के साथ, ओ माही, इस गुस्से में भी तुम कयामत हो। माही को तो पता ही नहीं था कि उसके रूम में रणवीर ने हिडन कैमरा लगाए हुए हैं और एक कैमरा तो रणवीर की। दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हुआ आज था सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माही रोज दोस्तों बात समझने करती थी। रणवीर ने कभी भी माही को अपनी नजरों से दूर किया ही नहीं था और वही कैमरा उसने अपने बच्चों के रूम में भी लगवाया हुआ था, ताकि वो रोज जब चाहे उन्हें देख सके। रणवीर ने सामने टेबल पर रखा हुआ एक लेटर उठाया। ये वही लेटर था जो हीर ने लिखा था रणवीर के लिए। रणवीर को ये लेटर रुद्र ने ही दिया था। रणवीर ने कई बार उस लेटर को खोलकर पढ़ा था। उसने एक बार फिर उस लेटर को खोलकर देखा। उसके आगे छोटी सी बेटी ने आड़ी टेढ़ी हैंड राइटिंग में अपने मन के जज्बात उस लेटर पर लिखे थे, जिसे पढ़कर रणवीर ने प्यार से उसे चूम लिया। कुछ देर बाद उसने एक बार फिर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा। रणवीर ने अपना एक हाथ लैपटॉप की स्क्रीन पर फेरते हुए कहा, तुम्हें अपने सामने देखकर मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर पाता, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। फिर कुछ दिनों से तो तुम बिल्कुल मेरे सामने थी, लेकिन तुमने अपनी पहचान छुपानी भी जरूरी थी, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन मैं कैसे भूल गया कि मेरी माही अपनी बंद आंखों से भी सिर्फ मेरे एहसास से मुझे पहचान सकती है। बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, उसके बाद तुम्हारा रणवीर तुम्हारे सामने होगा। फिर तुम मुझ पर जितना गुस्सा निकालना चाहती हो बेशक निकालना, चाहो तो मेरी जान ही ले लेना, क्योंकि यह रणवीर भी तुम्हारा और उसकी जान भी तुम्हारी। रणवीर की नज़रें एक टक माही पर ही जमी हुई थी। उसे जब देखा माही सोफे पर बैठी बैठी ही सो गई, तो रणवीर ने एक स्माइल के साथ लैपटॉप बंद किया और सोफे से खड़ा हो गया। माही सोफे पर अनकंफर्टेबल सी पोजीशन में सो रही थी। उसे लंबे घने बाल पर्स पर छू रहे थे। उसे देखकर लग रहा था कि इस वक्त बहुत ही गहरी नींद में है। उसे इतना भी होश नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ सो रही है। वहीं कुछ देर बाद रणवीर बालकनी के रास्ते उस रूम में आया और उसके पास जाकर घुटनों के बल वहीं बैठ गया। इस वक्त रणवीर ने एक ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और फेस को मास्क से कवर किया हुआ था, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। रणवीर एक टक माही के चेहरे को देख रहा था, जो सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी अभी नजर आ रही थी। रणवीर ने अपनी इंटेंग फिंगर को माही की सॉफ्ट गालों पर फेरा और धीरे से कहा, माई लव, फॉरगिव मी फॉर द प्लान इन क्लोज यू। रणवीर ने झुककर माही के फोरहेड को किस कर लिया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आया। माही के चेहरे पर अभी भी आंसू के निशान नजर आ रहे थे, जिसे देखकर कह सकते हैं कि वह रोते हुए सोई है। रणवीर ने उसे बहुत आराम से बेड पर लिटाया। वो नहीं चाहता था कि माही की नींद टूटे। रणवीर की नज़र माही की बंद आंखों से होते हुए उसके होठों पर आकर ठहर गई। इस वक्त रणवीर की आंखों में माही के लिए ढेर सारा प्यार था। इस रणवीर को देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ घंटों पहले इसने कई लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। इस वक्त वो सिर्फ एक पैशन लवर की तरह लग रहा था, जो अपने प्यार को बड़ी शिद्दत से देख रहा था। माही के सॉफ्ट होठों को देखकर रणवीर का इतने दिनों का किया हुआ सब्र अब खोने लगा था। जब से वो इंडिया वापस आया था और जब से उसे माही को अपने सामने देखा था, बस वही जानता था कि उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया था। वह माही को छूना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, उसे जी भरकर प्यार करना चाहता था। सिर्फ वही जानता था कि माही रणवीर के लिए एक एडिक्शन बन चुकी है। वही माही को एक बार फिर इतना करीब देखकर रणवीर खुद पर से अपना कंट्रोल खो रहा था। वो उन होठों को जी भरकर चूमना चाहता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगती है। रणवीर के ऐसे छूने से माही के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तनाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज़ मुलाकातें। तेरी इन बाहों में, तेरी पनाहों में मैंने हर लम्हा गुजारा, तेरे इस चेहरे को, चांद सुनहरे को मैंने तो जिगर में उतार, कितने तेरे करीब था मैं तो, तेरा नसीब था, होठों पे रहता था हर वक्त बस तेरा नाम। इस गीत के चंद शब्द इस वक्त रणवीर के दिल के हाल को बयां कर रहे थे। माही की नींद में ऐसे मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। रणवीर ने अब बिना देरी किए अपने होठ माही के होठों पर रख दिए और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा, लेकिन साथ ही साथ वो माही के बालों को भी सहला रहा था ताकि उसकी नींद किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो। रणवीर ने किस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वो माही की नज़दीकी को महसूस कर रहा था, उसके एहसास में डूबा हुआ था।
जो उसके बेचैन दिल को राहत पहुंचा रहा था। रणवीर का एक हाथ माही के बालों में और दूसरा उसके गाल पर था। मेरी हर सांस में तुम हो, मेरी हर चाह तुम हो, तेरी बिना जिंदगी कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी ही तुम हो। तेरी सच्ची चाह का ही असर है जाना, जो तू मेरी आदत बन गई है। तू ही है मेरा नशा, तू ही है इस दिल की राहत। कोई नहीं था, कोई नहीं होगा तुमसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब। लेकिन कुछ देर बाद रणवीर को माही से दूर होना पड़ा, क्योंकि माही नींद में कसमकसाने लगी थी। रणवीर के हाथ अभी माही के बालों को सहला रहे थे, जिससे माही एक बार फिर से गहरी नींद में चली गई। रणवीर की नज़दीकियों से मिलने वाला सुकून माही नींद में भी महसूस कर पा रही थी। शायद इसे ही कहते हैं दिल की गहराइयों से जुड़ा रिश्ता। जहाँ पूरी दुनिया ने मान लिया था कि रणवीर इस दुनिया में नहीं रहा, वहीं माही इस बात पर सबसे सामने डटी रही कि उसका प्यार, उसका रणवीर जिंदा है। रणवीर ने बहुत कोशिश की माही को यह विश्वास दिलाने की कि वो सूर्य दीवान है, लेकिन माही ने भी वो भी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि माही के दिल ने महसूस कर लिया था कि उसके सामने खड़ा हुआ शख्स उसका रणवीर है। रणवीर जो पूरी दुनिया के सामने अपने इमोशन छिपाने में माहिर था, पर माही के सामने अपनी आंखों में उमड़ आए इमोशन नहीं छुपा पाया। नींद में ही माही ने रणवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती हो। रणवीर कुछ देर माही के बगल में ही बैठा रहा और प्यार से सोती हुई माही को खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। उसके हर वो पल याद आ रहा था जब उसे माही को अपनी तस्वीर के सामने बात करते हुए, रोते हुए और उसे शिकायत करते हुए देखा था। रणवीर काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। उसे वक्त का पता ही नहीं चला कि कब से माही को देख रहा था। तभी उसे फ़ोन का अलार्म बजने लगा। अलार्म की आवाज़ से माही की नींद ना खुल जाए, इसीलिए रणवीर ने जल्दी से अपने फ़ोन की अलार्म बंद की। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। माही अभी भी रणवीर का हाथ पकड़े हुए सो रही थी, और इस वक्त माही ने रणवीर के हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था और अपने सीने से लगाया हुआ था, जैसे उसे डर हो कि उसे थोड़ा सा भी हाथ को ढीला छोड़ा तो रणवीर उसे छोड़कर चला जाएगा। रणवीर ने बहुत ही आहिस्ता से अपना हाथ माही से हाथों से छुड़ाया और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट में कवर किया। रणवीर का बिल्कुल भी मन नहीं था माही को छोड़कर जाने का, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरियां थी। शायद माही के लिए ही उसे माही से दूर जाना था। उसने एक नज़र माही के चेहरे को देखा और झुककर उसके माथे को चूम लिया, और फिर एक नज़र उसे देख रूम में बाहर आया। रणवीर ने काफ़ी धीरे से माही के रूम का डोर बंद किया और उसके कदम बढ़ते चले गए अपने उन दोनों मासूमों से मिलने के लिए, जिसे मिलने के लिए खुद रणवीर का दिल भी बहुत बेकरार था। रणवीर ने आहिस्ता से अपने बच्चों का रूम का डोर ओपन किया। उसे दोनों छोटे छोटे क्यूट से बच्चे अपने बेड पर सुकून से सोए हुए थे, जिसे देखकर रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। रणवीर ने पहले प्यार से माहिर के बालों में हाथ फेरा और उसके माथे को चूम लिया। फिर वो आकर हीर की तरफ बैठ गया। हीर सोते हुए भी बहुत क्यूट सी छोटी सी एंजल लग रही थी। उसने सोते हुए अपने हाथ में छोटा सा एक टेडी बियर पकड़ा हुआ था। रणवीर की भी आदत हीर की भी आदत माही की तरह ही थी, जो अब भी बचपन में टेडी बियर के बिना बिल्कुल नहीं सोती थी। माही को भी बचपन से टेडी बियर पकड़कर सोने की आदत थी, और शादी से पहले तक उसकी यह आदत बनी रही, जब तक रणवीर उसकी लाइफ में नहीं आया था। अब माही की लाइफ में उसके टेडी बियर की जगह रणवीर ने ले ली थी। रणवीर ने प्यार से उसके सिल्की बालों को सहलाया तो हीर के फेस पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी वो नींद में ही थोड़ी कसमकसाने लगी। उसने अपने छोटे छोटे होठों पर पाँच बना लिया, ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी रो ही देगी। रणवीर ने जब हीर को इतना बेचैन देखा तो आहिस्ता से उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया और उसका सिर अपने सीने से लगाया। धीरे धीरे उसे थपकियां देने लगा। रणवीर के सीने से लगते ही हीर थोड़ी देर में शांत हो गई और वो अब सुकून से गहरी नींद में चली गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से रणवीर की शर्ट को पकड़ लिया। अपनी छोटी सी बेटी का दिल की तड़प को देखकर रणवीर अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। जब से रणवीर इंडिया वापस आया था, वो रोज अपने बच्चों को देखने उसके स्कूल जाया करता था। हालांकि उसके बच्चों को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि रणवीर कभी उसके सामने नहीं आता था। हीर जब वापस सो गई तो रणवीर ने उसके सिर को चूमते हुए मन ही मन कहा, सॉरी प्रिंसेस, आपके डैड ने आपको बहुत रुलाया है ना? पर जल्द ही तुम्हारे डैड तुम्हारे पास लौट कर आएंगे, हमेशा के लिए। रणवीर ने आहिस्ता से हीर को वापस बेड पर सुला दिया। रणवीर ने उसका टेडी बियर भी उसके हाथ में पकड़ा दिया ताकि हीर की नींद ना टूटे। रणवीर ने अच्छी तरह से अपने दोनों बच्चों को ब्लैंकेट से कवर किया और एक बार फिर उन दोनों के फोरहेड को चूम लिया। अब रणवीर के वहाँ से जाने का वक्त आ गया था। ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना था। वो चुपचाप रूम से बाहर आया और वहाँ से चला गया। वेदांत प्रिया को बाहों में भरे सो रहा था। प्रिया भी अब सुकून से वेदांत के सीने पे सिमटी हुई गहरी नींद में थी। सुबह के 6 बजे वेदांत की नींद खुली। रात में प्रिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे सोने में भी काफ़ी लेट हो गया था। हर बीते वक्त के साथ प्रिया थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। कई बार वो बेवजह वेदांत पर सारा गुस्सा निकालती थी। उसे भी समझ नहीं आता था कि उसे ऐसा क्यों फील होता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया था कि इस हालत में ये सब हार्मोनिक चेंजेस की वजह से ये मूड स्विंग होते हैं। और कुछ प्रिया अपने शरीर में भी हो रहे बदलावों से और वजन बढ़ने से भी बहुत परेशान थी। उसे अक्सर सांस लेने में बहुत दिक्कत महसूस होती थी और बैक पेन से तो हमेशा परेशान रहती ही थी। वेदांत उसे हर वक्त पैम्पर करते ही और खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। रात में प्रिया का बैक पेन ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से उसे सोने में परेशानी हो रही थी। वेदांत अपना सिर एक हाथ पर टिकाए प्रिया के चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त भी एक थकान नजर आ रही थी। वेदांत स्माइल करते हुए प्रिया के बालों को सहला रहा था। उसे याद आया कि रात को भी प्रिया उसे झगड़ा करती हुई ही सोई थी। उसे के शिकायतें अक्सर बच्चों की तरह ही होती थी।
कल तो उसे साफ तौर पर वार्निंग दे दी थी, अब वो दूसरा बेबी बिल्कुल नहीं करेगी। और खबरदार जो तुमने मुझे दोबारा बेबी करने के लिए कहा तो। वेदांत जो प्यार से उसका सिर सहलाते हुए उसे चुप करवा रहा था और बार बार उसे यही समझा रहा था कि बस कुछ वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा और वह उसे दूसरे बेबी के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करेगा। लेकिन जब वेदांत की लास्ट की ये बात बोली कि अगर गलती से ऐसा हो गया तो तुमसे कंसीव कर लिया तो बात अलग है, तो बस वेदांत का ये कहना था कि उस वक्त तो प्रिया एकदम ज्वालामुखी की तरह वेदांत पर फट ही गई थी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान तुम्हें रखना है, मुझे नहीं। इसके बाद तो प्रिया ने पूरे 1 घंटे तक उसे जो सुनाया और जो अजीब अजीब गालियाँ से उसकी खातिरदारी की वो याद करके वेदांत को बहुत हंसी आ रही थी। बस गुस्से में आकर उसने वेदांत की जान नहीं ली, वरना वेदांत ने बात ही ऐसी की थी कि प्रिया अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। दरअसल अब वो बहुत परेशान होने लगी थी, उसे भी इंतजार था कि कब डिलीवरी हो और वो पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जी पाए। हालांकि बेबी होने की बात तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। वेदांत अभी प्रिया को जगाना नहीं चाहता था, क्योंकि वैसे भी वो काफ़ी लेट सोई थी, तो अभी उसे पूरी नींद की सख्त ज़रूरत थी। उसने प्रिया के होठों पर एक लाइट किस की और एक किस उसकी टमी पर किया और कहा, गुड मॉर्निंग बेबी, मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करो, ओके, लव यू। उसने एक बार फिर से टमी पर किस किया और बेड से उठ गया। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की कहानी सुनकर बड़ा मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरे चेहरे की मुस्कान भी आ जाए, और एक प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करना। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं उसका दिल से धन्यवाद। मुझे मोटिवेट करने के लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय करते रहिए हमारी कहानियों को।